आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा मुद्दा है, थंबनेल से आप देखकर वीडियो पर आए हैं तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन पर होने वाली है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की जब हम बात करते हैं राज्यों के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे अलग रणनीति अपनाई जाती है। जब हम यूपीएससी के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग रणनीति होती है। जब उत्तर लेखन में हम रणनीति की बात करते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी और राज्य विशेष में आपको अलग अलग तरीके से आगे बढ़ना होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पहलू आता है जो दोनों से भिन्न है। क्या? राज्य विशेष में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या कम है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने से संबंध है कि जो शब्द सीमा होती है कि एक प्रश्न में आपको अधिकतम कितने शब्द लिखने हैं, वो विभिन्न राज्यों के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। रही बात यूपीएससी की, तो उसका एक अपना अलग पैटर्न है। तो जब हम उत्तर लेखन की आज हम जो बात करेंगे तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को हम साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आज़ाद बीपीएससी मोबाइल ऐप और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पर आप देख रहे हैं। तो लास्ट में बिहार राज्य विशेष के लिए क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में उत्तर लेखन में क्या और आपको बेहतर करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन तरीका होता है, क्योंकि उत्तर लेखन एक कला है और इसको सीखने का जो तरीका है वो चाहे आप राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ही चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हो 90% जो हिस्सा है इस कला का वो कॉमन है, वो आपको सीखना ही पड़ता है। फिर आप जब किसी राज्य विशेष की तैयारी करते हो तो उस परीक्षा की मांग के अनुसार आपको कुछ बदलाव अपने उत्तर लेखन में करने होते हैं, विशेष रूप से शब्द सीमा को लेकर, विशेष रूप से टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो सबसे पहली बात, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर लेखन की। अभी हम जो चर्चा शुरू कर रहे हैं यहाँ पर हम किसी राज्य विशेष को लेकर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हम यूपीएससी को लेकर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं उत्तर लेखन की, जो आप इंटरमीडिएट से लेकर आज तक करते आए हो। स्नातक में भी आपने उत्तर लेखन किया होगा, हाई स्कूल में भी आपने उत्तर लेखन किया होगा, इंटरमीडिएट में भी आपने उत्तर लेखन किया होगा। तो आज हम उत्तर लेखन पे सबसे पहले अपनी बात शुरू करेंगे और उत्तर लेखन से शुरुआत कर यूपीएससी और विभिन्न राज्य विशेष कि मुख्य परीक्षा में कैसे उत्तर लेखन किया जाए उसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, उत्तर लेखन जब बात हम करते हैं तो उत्तर लेखन एक कला है। उत्तर लेखन एक कला है और एक ऐसी कला है जो आपको एक दिन में नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी कला होती है, कोई भी कला है, चाहे संगीत कला है, नाट्य कला है, ठीक है, कोई भी कला है, तो उसको बेहतर करने के लिए, उनमें अपने आप को पारंगत बनाने के लिए एक अहम कड़ी होती है, एक बिंदु होता है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वो क्या है? वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। तो उत्तर लेखन भी उसी प्रकार की, जिस प्रकार की विभिन्न कलाएं हैं, उसी प्रकार से उत्तर लेखन भी एक कला है। और इस उत्तर लेखन की कला में आपको पारंगत होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है अभ्यास। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। जब आप अभ्यास करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी चीज़ें निखर कर सामने आएंगी और आप उस कला में, जैसे उत्तर लेखन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर लेखन की कला में आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। अब बात आती है कि उत्तर लेखन की जब हम बात करते हैं तो उत्तर लेखन के कुछ फ़ायदे भी हैं। उत्तर लेखन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे एक सामान्य छात्र है वो सिर्फ पढ़ ही रहा है, ठीक है, उदाहरण के रूप में एक सामान्य छात्र है वो सिर्फ पढ़ रहा है पुस्तकों को, और एक विलक्षण प्रतिभा का धनी छात्र है वो पढ़ने के साथ साथ उसको समझकर उसको अपने शब्दों में लिखने का भी प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो साथ साथ समझकर लिखने का प्रयास कर रहा है वो बेहतर स्थिति में है। अब बात आती है कि उत्तर लेखन की जो एक कला है, इसको हमें क्यों सीखना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात,
यदि आप राज्य विशेष की मतलब लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, तो वहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में ये कला आपको मदद करती है। दूसरी बात यदि हम देखें तो जब आप किसी विषय पर लिखते हो, प्रतिदिन लिखते हो, तो दिमाग में जो विचारों का उपापोह होता है वो समाप्त होता है, वो कम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो, जब आप उत्तर लेखन करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि जो आपके विचार हैं वो कलम के सहारे, मस्तिष्क के माध्यम से कलम के सहारे कागज पर उतरते हैं। और शुरुआती में दिनों में यदि आप देखते हो, प्रारंभ के दिनों में यदि आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चल रही होती हैं और कापी पे जब आप उतारते हो तो कुछ अलग चीज़ें, मतलब दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है, मतभेद देखने को मिलता है। और जब आप रेगुलर उत्तर लेखन करते हो तो आपके जो मस्तिष्क, कहने का मतलब जो विचार और लेखनी में जो मतभेद होता है ना, वो समाप्त होता जाता है और ये जो कौशल है ये आपका निखरता जाता है। दूसरी बात कि जब आप उत्तर लेखन करते हो तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, और सोचने समझने की क्षमता का विकास होने से बहुत सारे बिंदु आपके, और भी कह सकते हो आपके बहुत सारे बिंदु और दिमाग में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, और उससे आपका जो उत्तर होता है और भी उत्कृष्ट होता है। इसके साथ साथ जब आप उत्तर लेखन करते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, और जब आप राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो तो स्पीड एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो उत्तर लेखन से जहाँ जो हमारे ख्याल है, जो हमारे विचार है, जो हमारी सोच है, जो उसमें उपापोह की स्थिति होती है वो समाप्त होती है। हमारे दिमाग में जो विचार पहले बहुत धीरे धीरे आते थे, जब हम उत्तर लेखन करने बैठते हैं तो वो जो विचार है वो जल्दी जल्दी आते हैं, मतलब हम उत्तर लेखन और तीव्र मतलब और कम समय में कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो स्पीड के अनुकूल जब थॉट आने लगते हैं, स्पीड के अनुकूल जब विचार आने लगते हैं तो उत्तर लेखन में आपको कम समय लगता है। साथ ही साथ जब आप उत्तर लेखन कर लेते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लेखन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। कमियां आप पढ़ोगे, अपना ही उत्तर लिखकर जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि अच्छा कुछ छूट गया है। फिर आप देखते हो कि प्राथमिकता, जो शब्द की प्राथमिकता है, पहले ये लाइन होनी चाहिए थी, ये पंक्ति पहले होनी चाहिए, बाद में लिखा है, वो पता चलता है। तो जब भी आप उत्तर लेखन करें, अभी मैं सिर्फ उत्तर लेखन की बात कर रहा हूँ, जब भी आप उत्तर लेखन करें तो अपना मूल्यांकन अवश्य करें। जब आप अपना मूल्यांकन करोगे तो बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनको आप आसानी से दूर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यदि कोई टॉपिक है, मान लीजिए अब मैं राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। मान लीजिए आप राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो और आपने किसी भी, जैसे पेपर 1 मान लीजिए हम बीपीएससी की बात करें, पेपर 1 है, इसमें मुख्य रूप से मैक्सिमम आपके 30 से 40 टॉपिक हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, क्योंकि उत्तर लेखन की कला आपको आती थी, आपने क्या किया कि इन टॉपिक से कम 15 से 20 ऐसे टॉपिक का, ऐसे मुद्दों का चुनाव किया जो महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं, और उस पर आपने उत्तर लेखन कर लिया, ठीक है। आपने उस पर 1-1, 2-2 उत्तर लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्या है फायदा कि मान लीजिए पेपर हुआ और इस 15 से 20 मुद्दे में सिर्फ 5 पॉइंट भी आपके पेपर में आ गए, 5 मुद्दे सीधे आपके पेपर में आ गए, तो क्योंकि आपने इस पर 1-2 बार उत्तर लेखन कर रखा है, इन मुद्दों पर उत्तर लेखन कर रखा है, तो यहाँ पर अन्य छात्रों से आपको बढ़त मिल गई और यहाँ पे आपकी चीज़ें आसान हो गई। और जब किसी भी परीक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, जब आपको कुछ प्रश्न, कुछ अच्छे प्रश्न आते हो या कुछ ऐसे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल गए जिन पर आपने बहुत पहले से कार्य किया है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है, तो उससे क्या होता है कि यदि कुछ प्रश्न बहुत कठिन प्रवृत्ति के हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच समझ पा रहे हैं, तो वो भी प्रश्न करने की स्थिति में आप आ जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से
उत्तर लेखन की जो कला है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और आपको बता दें कि प्रत्येक छात्र को उत्तर लेखन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन एक उत्तर आपको अवश्य करना चाहिए यदि आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अभी आप, जैसे बहुत सारे छात्र बोलते हैं अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूं, अभी मैं बीए सेकेंड ईयर में हूं, अभी मैं बीए फाइनल में हूं, तो हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें, आप किसी भी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, किसी भी चरण में हैं, आपको उत्तर लेखन अवश्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की, जैसे कि अब यहाँ से थोड़ी सी और ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जब हम उत्तर लेखन करने बैठते हैं, विशेष रूप से राज्य लोक सेवा के संदर्भ में या लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, यूपीएससी या विभिन्न पीएससी के संदर्भ में, जब भी हम उत्तर लेखन करने बैठते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम उत्तर लेखन करते हैं इसका एक मानक होता है। देखो, प्रत्येक, जैसे यूपीएससी का देखोगे तो अलग, जो वहाँ पे उत्तर पुस्तिका मिलती है उसके मानक अलग होते हैं। उसी तरह के मानक आपको राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से आपका पेज होता है, आपने देखा भी होगा, इस तरह से आपका पेज होता है, यहाँ पे प्रश्न, और इसके बाद इतने में आपको उत्तर लिखना होता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जब भी आप उत्तर लेखन करने बैठते हैं तो आपको मानक प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। मानक प्रश्नों का मतलब कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का आपको अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी उठा लिए हो, एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हो, ये गलत है। दूसरा, जब भी आप प्रैक्टिस करें, ये जो मानक उत्तर पुस्तिका है इस पर आप प्रैक्टिस करें। बहुत महंगी नहीं है, एक मॉडल आपको मिल जाएगा, नेट पे गूगल के माध्यम से सर्च करोगे और वही लेकर आप जीरोक्स करा लो, 200-300 कॉपी जीरोक्स करा लो आप उसकी, या मार्केट में आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा, आज़ाद पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगा, आप मंगा सकते हो और यहाँ पे आप अपना उत्तर लेखन करो, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। दूसरी बात तो ये हो गई कि सबसे पहले जिन प्रश्नों का आप अभ्यास करते हो वो आपकी परीक्षा से संदर्भित होने चाहिए। दूसरा कि जब भी आप प्रश्न हल करते हो तो आपको मानक उत्तर पुस्तिका पर करनी चाहिए, रफ पर नहीं करना चाहिए, या रैंडम कहीं भी उत्तर लेखन किसी भी पेज पर नहीं करना चाहिए। इससे आपकी जो शैली है वो खराब होती है और इसका जो खामियाजा है वो आपको मुख्य परीक्षा में भुगतना पड़ता है। अब इसमें यदि हम बात करें तो एक चीज़ और होता है, अभी हम डिटेल से जाएंगे, अभी थोड़ी सी हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। जब हम उत्तर लेखन की बात करते हैं तो उत्तर लेखन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपको अपना तरीका अपनाना है, किसी दूसरे के तरीके को कॉपी नहीं करना है। आपको ये प्रयास करना चाहिए आप अपना स्वयं एक उत्तर लेखन का मॉडल बना सकें। ठीक है, आपका खुद का अपना एक मॉडल होना चाहिए। हमेशा जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं, जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न में कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे, कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और उत्तर लेखन करते समय सबसे पहले 3 भाग होते हैं बेसिक। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये हो गया मेन बॉडी पार्ट और लास्ट में आपका कंक्लूजन या निष्कर्ष। अब इसमें आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन हमेशा 2 पंक्ति से 3 पंक्ति तक ही सीमित रखना चाहिए किसी भी प्रश्न का हो। और इंट्रोडक्शन के बाद जब आप उत्तर के मेन बॉडी में आते हो, मतलब जिस दिशा में आपका प्रश्न बना है वो टॉपिक, यहाँ पे सब हेडिंग आपकी पढ़नी चाहिए। सब हेडिंग जब आपकी पढ़ जाती है, ठीक है, सब हेडिंग पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अब यहाँ पे सब हेडिंग आपने डाल दिया, अब इसको 1 यहाँ बाहर आप डाल सकते हो, पहला बिंदु, दूसरा पॉइंट इसका। और इसके बाद यदि आपको किसी में पॉइंट में सब पॉइंट भी डालने हो तो ये क्रम होता है कि आपने दूसरे पॉइंट के अंतर्गत सब पॉइंट डालना है, तो 2.1, 2.2 इस तरह से सब पॉइंट आप लिखें। सब हेडिंग, अब देखो क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो 2 भागों में बांटकर आपको लिखना होता है, ज़्यादातर प्रश्न को 2 भागों में बांटकर लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला भाग हो गया सब हेडिंग फर्स्ट के अंतर्गत। दूसरा फिर सब हेडिंग आप
डालोगे हेडिंग, सब हेडिंग दूसरी जो है, अब उसके अंतर्गत 1 2 3 के माध्यम से लिख दो या चार्ट या डायग्राम के माध्यम से आप लिख दो। ये तो प्रश्न की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जब आप उत्तर लेखन करते हो तो शब्दों के माध्यम से ही करो, चार्ट डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो और बेहतर उत्तर उसको कहा जाता है। प्रयास आपको ये करना चाहिए कि जिन शब्दों का आप अपनी कॉपी में प्रयोग कर रहे हो वो अच्छे हों शब्द, मतलब इस प्रकार के जनरल शब्द ना हो, कुछ बेहतर शब्दों को आप जैसे हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हो वहाँ मिलते हो, नोट कर लीजिए, कुछ एक डिक्शनरी बना लीजिए शब्दों की और उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको प्रयास करने की ज़रूरत होती है। हमेशा जो अपने कीवर्ड होते हैं उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। हाईलाइट करने की ज़रूरत क्यों होती है? हाईलाइट करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कभी भी आपकी पूरी उत्तर पुस्तिका को पढ़ने वाला नहीं है। यदि आप उसकी सुविधा के लिए जो प्रश्न की मांग है उसको यदि आप हाईलाइट कर देते हैं तो उसको भी आसानी होती है कि आपके पूरे उत्तर में उसको भटकना नहीं पड़ता है। जो पॉइंट हैं जिन पर आपको लिखना है उन्हीं पॉइंट पर आपने अपना उत्तर लिखा है तो उनको हाईलाइट अवश्य करें, जिससे एग्जामिनर त्वरित रूप से उसको देख सके और उस आधार पे आपकी मार्किंग कर सके। नहीं तो क्या होता है, आपने बहुत अच्छा लिखा है 2 पेज 3 पेज, तो जनरल मार्किंग करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने उत्तर को अन्य लोगों से अलग दिखाना है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलग आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को हम देखते हैं। देखो, अभी तक जो मैंने उत्तर लेखन किया है, मैं अपनी बात कर लूँ यूपीएससी के संदर्भ में, ठीक है, 2 बार हम लोगों ने मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किया है। तो उत्तर लेखन में जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं वही आपको बताना है, जिनको हमने फॉलो किया है, जिनका हमने अनुसरण किया है, जिसके माध्यम से हम कुछ बेहतर कर पाए हैं अभी तक के अपने लाइफ में यूपीएससी के संदर्भ में, वो चीज़ें आप तक शेयर कर रहा हूँ। देखो, नॉलेज तो सबके पास होता है, नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन जब आप राज्य विशेष की बात करते हो, यूपीएससी की बात करते हो, तो उस नॉलेज को कॉपी पे लिखना, कॉपी पे उतारना, पेन के सहारे से कॉपी पे उतारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नॉलेज बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन वो अपने शब्दों को जो है बयान नहीं कर पाते हैं अपने नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, और मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। ALS से हम लोग तैयारी किए थे, ALS संस्था का नाम था, जहाँ से हम लोगों ने दिल्ली में तैयारी किया था। हमारे संस्थान के ज़्यादातर जो अध्यापक हैं लगभग आप कह सकते हो यहीं से जुड़े रहे हैं, ALS के ही सभी स्टूडेंट रहे हैं। तो ALS में क्या है, उत्तर लेखन होता था, और उत्तर लेखन के संदर्भ में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दी। बहुत सारे लोग आज शायद इस वीडियो को देखें और इस तरह का प्रतिज्ञा कर लें कि हम डेली अब करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जोश में आके कुछ अच्छा सोच लेंगे कि हम डेली 2 आंसर लिखेंगे, 3 आंसर लिखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं बहुत करीब से हमने देखा है कि पहले दिन मान लीजिए 100 छात्र हैं तो 1 हफ्ते तक इनमें से 80 के 80 उत्तर लेखन करते हैं। दूसरे सप्ताह में ये संख्या 60 हो जाती है। तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह आते आते ये संख्या 30 की हो जाती है, जो लोग रेगुलर बने रहते हैं उत्तर लेखन में। और फिर यदि 6 माह बाद देखो तो ये संख्या गिरकर 5 से 10 रह जाती है। मतलब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ गिर रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो जोश आपने बरकरार रखा था पहले सप्ताह, लास्ट तक कितने लोग बरकरार रख पाए? 5 से 10। अब इन्हीं 5 से 10 में से ही कुछ लोग जो है मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर पाते हैं। बाकी सारे लोग क्या हैं, भीड़ का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ लोगों का उत्तर लेखन हो नहीं रहा होगा अच्छे से, कुछ लोगों को स्पीड की समस्या आ रही होगी, कुछ लोगों को भाषा पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो इनका मन नहीं किया। इन्होंने बोला प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होगी तब हम मुख्य परीक्षा पर फोकस करेंगे, और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तर लेखन 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से। जो इन समस्याओं को जूझता हुआ, अपने आप को परिवर्तित करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, वही जाकर इसके काबिल बनता है, वही लोग जाकर मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग जुड़ें वो लास्ट तक जुड़े रहें, कम से कम आपको ये काम
कम से कम बीपीएससी के संदर्भ में यदि हम देखें तो लगातार 4 महीने मेरे साथ करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लगातार आज से लेकर लगातार जब तक आपके जीवन में यूपीएससी या बीपीएससी से संबंध बना हुआ है तब तक उत्तर लेखन आपको करना है, क्योंकि उत्तर लेखन के बिना आप पीसीएस या आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं अपना वाकया बताता हूँ। एएलएस से मैं संदर्भित था। एएलएस में हमारे बहुत सारे मित्र थे जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज उनके पास होता था। ठीक है, बहुत सारे लोग थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, उनके पास भी नॉलेज की कमी नहीं रहती थी। लेकिन जब उत्तर लेखन की बात आती थी तो वो आपस में ही मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम कर रहे हो, तुमको 1 साल में ही सिलेक्शन लेना है, हम तो 5 वर्ष की योजना बना कर आए। इस तरह से जो है मजाक उड़ाते थे चीज़ों को। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका ये मानना था कि हम लोग जो हैं 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, उत्तर लेखन कुछ नहीं होता, नॉलेज ही सब कुछ होता है। लेकिन कई बार वहाँ पे क्या है कि टेस्ट होते थे, कई बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। एक बार एस्से का एक कंपटीशन हुआ था, निबंध लेखन का एक कंपटीशन हुआ था और इसमें कई सारे छात्र थे जिन्होंने प्रतिभाग किया था और बहुत अच्छे अच्छे छात्र थे। इनमें से कई सारे ऐसे थे जो विभिन्न समाचार पत्रों में उस समय 2015 के पहले से ही विभिन्न समाचार पत्रों में उनके आर्टिकल आते थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में लोग थे कि ये तो हम कर सकते हैं, सबसे अच्छा जाएगा। लेकिन उत्तर लेखन हुआ भी और शायद प्रश्न यदि मैं याद कर पाऊँ तो मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है प्रश्न याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि जब उत्तर लेखन हुआ तो इसमें जो बहुत अच्छा राइटिंग करते थे, जो पेपरों में आर्टिकल तक लिखते थे, सब कुछ अच्छा था क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी थी। उनको लग रहा था कि हम कर ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे नॉलेज वाले छात्र बैठे थे जिनको लगता था हम कर ले जाएंगे। लेकिन इन लोगों की जो रैंक थी वो टॉप 3 में किसी की नहीं आई थी। टॉप 3 में कोई भी रैंक हासिल नहीं कर सका था उस प्रतियोगिता में। तो कहने का मतलब है कि जब उत्तर लेखन की बात आती है तो उत्तर लेखन एक कला है, रेगुलर आपको जुड़ना पड़ेगा। नॉलेज भले ही आपके पास कम है, लेकिन यदि यह कला आपके पास है तो आप मुख्य परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो और उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो जिनको आपसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है। और इस प्रतियोगिता में भी यही हुआ था। मेरी इसमें जो है फर्स्ट रैंक इसमें आई थी मेरी। और उसी के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे, जो बाई फेस नहीं जानते थे, वो बाई फेस भी पहचानना शुरू किए। तो इससे एक अलग पहचान भी संस्थान में मिली थी। तो कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं परेशान होना है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ यदि आप इसको हूबहू फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको उत्तर लेखन की ये कला जो है अगले 6 महीनों में आप इसमें पारंगत हो जाओगे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों की श्रेणी में आपका जो उत्तर है वो दर्ज किया जाएगा। अब उत्तर लेखन की जो कला है, मेरे संदर्भ में इसके 3 चरण मैंने बनाए, 3 चरण बनाए हैं और इन्हीं 3 चरण पर आपको आगे बढ़ना है। अब पहली बात आती है पहले चरण की, और ये जो पहला चरण है ये प्रारंभिक है, आप कह सकते हो यहाँ पे 0 से शुरुआत होती है। तो जो ये पहला चरण है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो पहले चरण में अपनी नियमितता को बरकरार रखता है, जो पहले चरण में नियमित रहता है, पहले चरण को पास कर जाता है, निश्चित रूप से उसकी जो उत्तर लेखन की कला है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। अब पहला चरण क्या है कि आप जानते होगी कि पहला चरण जब हम उत्तर लेखन की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो सब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, फैक्ट होने चाहिए। अभी हम पहले चरण में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास नॉलेज नहीं है, 0 है, कोई बात नहीं। हमारे पास फैक्ट 0 है, कोई बात नहीं। हमारे पास टाइम फ्रेम का जो है हम उसमें काम नहीं कर पाते, स्पीड बहुत स्लो है, कोई बात नहीं। क्योंकि जो हमारा पहला चरण है, पहले चरण में जो हम बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 0 से शुरुआत के लिए है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको अभ्यास करना है। और अभ्यास कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी एक प्रश्न उठाना है और प्रश्न जो भी उठाना है ये बहुत ही आसान प्रवृत्ति के होने चाहिए। आप कह सकते हो NCERT के प्रश्न हों तो चीज़ें बेहतर हैं,
क्योंकि NCERT के प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकते हो, उनकी प्रवृत्ति को समझ सकते हो, उनके नेचर को आप आसानी से समझ सकते हो। तो जो लोग पहले चरण से शुरुआत कर रहे हैं मेरे साथ, सबसे आसान सा प्रश्न आपको उठाना है जिसको आप समझ सको, उसके बारे में आपको भले ही नॉलेज ना हो लेकिन प्रश्न आप समझ सको कि प्रश्न की मांग क्या है। अब आपने आसान सा प्रश्न उठा लिया, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको पाठ्यक्रम के अनुसार, क्योंकि आप विषय से उठाओगे तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा, तो अब इसमें आपने किया कि प्रश्न आपने उठा लिया। अब प्रश्न तो आपको समझ में आ रहा है लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फैक्ट नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे किताबों का सहारा लेना है, यहाँ पे वेबसाइट का सहारा लेना है, यहाँ पे मोबाइल का सहारा लेना है और जिस संदर्भ में यह प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो कलेक्ट करना है। चाहे आप पुस्तकों से करिए, ऑनलाइन माध्यम से करिए, किसी भी प्रकार से करिए, लेकिन इससे संदर्भित फैक्ट जो है अब आपको कलेक्ट करने हैं। मान लीजिए अब आपने इससे संबंधित समस्त फैक्ट को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, समस्त फैक्ट को आपने कलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप फैक्ट कलेक्ट किए होंगे तो उसकी प्राथमिकता तो ऐसा नहीं होगा कि जिस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है उसी प्राथमिकता में हो, तो अब आपको फिर से एक बार इस प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। सारा फैक्ट इकट्ठा कर लिया, अब फिर से इस प्रश्न को पढ़ना है और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है या ग्राफ के माध्यम से दर्शाना है या पैरा वाइज लिखना है आपका उत्तर, ये आपको डिसाइड करना है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रश्न पढ़ोगे, तो प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उसका नेचर पता चल जाएगा कि इस प्रश्न को हम पैरा वाइज लिख सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पता चल गया। अब फैक्ट आपके पास हो गए, आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब इस उत्तर को हमें किस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि इसको ग्राफ जो है पैरा के माध्यम से हमें लिखना है और इसको पूरा जो प्रश्न है हमारा, इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपने दो भाग में प्रश्न को विभाजित किया, ठीक है, कि प्रश्न को दो भागों में विभाजित करके हमें लिखना है, सारा फैक्ट हमारे पास है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें आपको पार्ट 1 में लिखनी है। अब जिन चीज़ों के बारे में पार्ट 1 में लिखना है, क्योंकि प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, मैंने बोला आसान प्रवृत्ति का प्रश्न है, तो पार्ट 1 में जिन चीज़ों को लिखना है, जो आपने नकल मारकर, रट्टा मारकर फैक्ट इकट्ठा किया है, उन फैक्ट से क्या चीज़ें आप पार्ट 1 में लिखोगे, उसका एक क्रम निश्चित कर लीजिए कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पर पार्ट 1 को समाप्त करना है। इसी प्रकार से पार्ट 2 के लिए भी आपको काम करना है कि पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और उनका क्रम क्या होना चाहिए, उनकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, उसको आप तय कर कर लिख लीजिए, बता दीजिए कि इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने यह भी डिवाइड कर लिया कि पैरा में लिखना है इसको, आपने यह भी डिवाइड कर लिया कि इसको कितने भाग में डिवाइड करके लिखना है, आपने उत्तर की प्राथमिकता भी तय कर ली कि किस प्रकार से आपको फैक्ट अपने उत्तर में डालने हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ना है और पुनः इस उत्तर को अब लिख डालना है। अब क्योंकि सब कुछ आपके पास है तो आप आंसर लिख चुके हैं। अब जब आप आंसर लिख चुके हैं तो आप देखते हैं आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आंसर जब कंप्लीट हुआ तो पुनः आपको इसको पढ़ना है, इसको बोलते हैं स्वमूल्यांकन। जब पुनः आप अपने उत्तर को एक बार पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी कमियां आप स्वयं पकड़ लेते हो सकता है कहीं शब्दों में हेर फेर हो सकता है कहीं कुछ पंक्तियां पहले लिखनी रही हो बाद में लिख दिया हो, या बाद में लिखनी रही हो पहले लिख दिया हो, वो पकड़ में आ जाएगी। हो सकता है कुछ अतिरिक्त चीज़ें आपने इसमें लिख दी हो जो आपको नहीं लिखना था, या कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हो जो इसमें लिखना था। तो बहुत सारी कमियां आपको पता चल गई, और जब आपको कमियां पता चल गई तो इन कमियों को चिन्हित कर पुनः एक उत्तर लिखना है और पुनः उसका स्वमूल्यांकन करना है। अब जब स्वमूल्यांकन आप दोबारा करोगे तो यहाँ पे आपको कमियां कम देखने को मिलेंगी, और जब आपकी कमियां कम देखने को मिलती हैं तो आप याद रखिएगा पहली बार के मूल्यांकन में जो कमियां आपने पकड़ी होंगी
वो चीज़ें, वो फैक्ट आप कभी जीवन भर भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि जब स्वयं से आप अपनी कमियां पकड़ते हो तो आप उसको कभी भूलते नहीं हो। अब आपका एक उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। याद रखिएगा इस प्रकार का, क्योंकि आप अभी 0 से शुरुआत कर रहे हो, तो इस प्रकार का एक आंसर लिखने में आपको 60 मिनट से 90 मिनट भी लग सकते हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटे का भी समय लग सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्न समझ में आ रहा था, फैक्ट आपके पास नहीं था। इसके बाद और अन्य जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी आप नहीं थी, आपके पास नहीं थी, तो इसमें समय लग सकता है। इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है शब्द सीमा की। हो सकता है यह उत्तर आपका जो आपकी निर्धारित शब्द सीमा है उससे कई गुना ज़्यादा हो, यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगला जो प्रयास है वो इसी तरह करना है कि मान लीजिए आपकी शब्द सीमा यहाँ पे 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। मान लीजिए 100 शब्दों में लिखना रहा हो और आपने 200 से ऊपर लिख दिया हो, तो इसको प्रयास करना है, इसी उत्तर को प्रयास करना है फिर से लिखने का, और इसको 150 शब्दों में लिखना है। मतलब जो कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जब आप मूल्यांकन करोगे तो आपको देखना है कि क्या चीज़ें अपने उत्तर से आप निकाल सकते हो, उसको निकाल देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई, आपका एक उत्तर तैयार हुआ। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आपको करनी है, ये जो क्रम है ये आपको 2 महीने चलाना है। कम से कम 2 महीने इस पैमाने पर आगे बढ़ना है। ठीक है, और जब 2 महीना आप इस तरह से उत्तर लेखन करते हो, मतलब सप्ताह में यदि आप 3 दिन भी करते हो बहुत है। ठीक है, प्रारंभ में, क्योंकि 1 घंटे लगभग समय आपका लगेगा एक उत्तर लिखने में। ठीक, तो 2 महीने जब आप इस तरह की मेहनत करते हो, इस तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो आप देखोगे आप में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। और जब 2 महीने बाद हम बात करेंगे कि भैया अब आपका 2 महीना समाप्त हो गया है और अब पहले चरण से आप दूसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं, तो जब आप दूसरे चरण में प्रवेश करोगे ना, जैसे बहुत सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं कि भैया ये बीमारी अगर है तो इसके ये लक्षण दिखेंगे, तो इसी प्रकार से जब दूसरे चरण में आप प्रवेश करोगे तो आपको लगेगा कि भैया मुझे जो है उत्तर लेखन की ये जो बीमारी है ये अब लग चुकी है, और इसके लक्षण के तौर पर क्या चीज़ें दिखेंगी वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको दिखेगा कि जो पहले द्वंद्व होता था विचारों में और आपकी लेखनी में, जो द्वंद्व होता था, वो जो द्वंद्व था वो द्वंद्व अब कम हो चला है। आपको देखने को मिलेगा लक्षण में कि पहले जब आप उत्तर लेखन करने जाते थे शुरुआत में तो तनाव में बहुत रहते थे, वो तनाव भी अब कम हो गया है। आपको देखने को मिलेगा कि जब आप उत्तर लेखन करने बैठते थे तो प्रश्न पहले समझने में समय लगता था, आज स्थिति यह हो गई है कि आप प्रश्न को समझ सकते हैं आसानी से, मतलब प्रश्न समझने में आपको समय नहीं लग रहा है। और क्या लक्षण दिखेगा आपको, और लक्षण आपको दिखेगा कि भाषा पर आपकी पकड़ बेहतर हो गई है। और क्या लक्षण दिखेगा कि जो स्पीड थी आपकी ना, वो स्पीड भी अब अच्छी हो गई है। तो यदि आपको ये लक्षण 2 महीने बाद दिखते हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे चरण में प्रवेश करने के योग्य हैं। यदि ये लक्षण नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो हमने पहले चरण का डोज लिया था वो पूरा नहीं लिया है। तो फिर से आपको पहले चरण का जो डोज है उसको लेना है और उस पर तब तक काम करना है जब तक आपके अंदर ये लक्षण नहीं दिखने लग जाएं। ये लक्षण दिखने का मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, यदि आपके ये लक्षण दिखते हैं, ये लक्षण तब दिखेंगे जब आप ईमानदारी से प्रयास करोगे। ईमानदारी से प्रयास करोगे तो ये लक्षण दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक बदलाव करना है। अभी भी आपको नकल करके रट्टा मारकर लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे जो आप प्रश्न उठाइए वो प्रश्न अपने, यदि आप जिस भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो या संघ लोक सेवा आयोग, मतलब अपने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न उठाइए। ठीक है, प्रश्न अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उठाइए, क्योंकि अब आपकी समझ बेहतर हो चुकी है। और अपने पाठ्यक्रम के साथ उठाने के बाद अभी भी वही काम करना है, नकल मारना है, रट्टा मारना है, कॉपी से फैक्ट इकट्ठा करना है, नोट से करना है, वेब से करना है, जहाँ से भी कर सको।
आपको ये काम अभी भी करना है, लेकिन प्रश्न की जो गुणवत्ता है आपको पाठ्यक्रम के अनुसार अब रखनी है। साथ ही साथ अभी तक जो आप 1 घंटे का समय लेते थे, 60 मिनट का जो समय लेते थे, 90 मिनट का समय लेते थे, 2 घंटे का समय लेते थे एक उत्तर को लिखने में, अब इसको आपको ले आना है। जो भी आपका, देखो हर राज्य लोक सेवा आयोग में अलग अलग समय होता है प्रश्नों को हल करने का, आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपको अधिकतम अब इसको ले आना है 1.5 से 2 गुने पे। मतलब यदि आपकी परीक्षा में एक उत्तर लिखने का समय आपको 10 मिनट मिल रहा है, तो अधिकतम अब आपको अपने उत्तर को 20 मिनट में समाप्त करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 बदलाव, प्रश्न अब आपको अच्छे लेने हैं, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार लेने हैं, और आपको अपना जो समय है उत्तर लेखन का ये अधिकतम 2 घंटे तक रखना है, 2 गुने तक रखना है। ठीक है, जितने भी आपकी परीक्षा में समय मिलता है उसका 2 गुना समय रखना है एक प्रश्न को लेकर। ठीक है, मान लीजिए यदि हम बात करें यूपीएससी की, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो आप समय दोगे वो बहुत ज़्यादा आप 15 मिनट दे सकते हो, 12 से 15 मिनट। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेट अपने समय कर लीजिएगा, उस आधार पे आपको समय देना है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे स्वमूल्यांकन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है और 2 बार पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ना है, ये चीज़ आप देखते हैं। तो पहले चरण की सारी बातें यहाँ पर करनी है, और जब सारी बातें आप करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ स्वमूल्यांकन, जब आप स्वमूल्यांकन करते हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है, मान लीजिए स्वमूल्यांकन में आपको लगा कुछ चीज़ें छूट रही हैं या समय ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों समय ज़्यादा लग रहा है? या तो आपकी स्पीड कम है, या तो आपकी भाषा पर पकड़ कम है, या तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपके पास फैक्ट नहीं है। ठीक है, अब इनमें से जो भी आपके पास नहीं है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो स्वमूल्यांकन हमेशा हर चरण में आपको करना है, और जहां पर आपको कमी दिखे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कम से कम 2 महीने काम करना है, कम से कम 2 महीने इस तर्ज पर आगे बढ़ना है। और जहां पहले सप्ताह में आप 2 से 3 प्रश्न लिखते थे, अब यहाँ क्या करना है कि सप्ताह में कम से कम 6 प्रश्न लिखने हैं, कम से कम 6 प्रश्नों के उत्तर सप्ताह भर में लिखने हैं, मतलब 6 टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे अपने ऊपर जो दबाव झेलने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। पहले सप्ताह में 2-3 लिखते थे, अब 6 हो गया। और जब अभी आप तीसरे चरण में जाओगे तो आपका पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चरण में। अब ये आ गया तीसरा चरण, और तीसरे चरण में आपको तब जाना चाहिए जब आपकी परीक्षा में कम से कम 1 माह बचे हों। ठीक है, आपकी परीक्षा में 1 माह से 2 माह बचे हों, तब आपको तीसरे चरण में प्रवेश कर जाना चाहिए। ठीक है, और जब आप तीसरे चरण में जाते हो तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। फाइनल स्टेज जो होता है, परीक्षा भवन का जो चरण होता है, सबसे पहले आपको जो अब स्पीड, अभी तक आप किसी भी प्रश्न को उसके निर्धारित समय से 1.5 गुना से 2 गुना अधिक समय लेते थे, अब इसको समयबद्ध कर देना है। सबसे पहला काम जो उत्तर लेखन करना है वो समयबद्ध करना है। जितना आपके परीक्षा में समय मिलता हो उस आधार पर आपको अपने उत्तर लिखने में समय लेना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक आप क्या करते थे कि उत्तर लेखन जब आप करते थे, जब भी आप उत्तर लेखन अभी तक करते थे, चाहे वो पहले चरण में या दूसरे चरण में, तो आप टाइम का जो कैलकुलेशन है उत्तर लिखने से स्टार्ट करते समय से करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हो उसी समय से आपको अपने टाइम को कैलकुलेट करना है। और जो निर्धारित समय है, मान लो कोई आपके परीक्षा में 10 मिनट मिलता है एक प्रश्न को लिखने में, तो अब इसी 10 मिनट में आपको प्रश्न पढ़ना भी है, समझना भी है, मस्तिष्क में अपने फैक्ट कलेक्ट भी करना है, मस्तिष्क में यह भी डिसाइड करना है कि क्रम क्या होगा, मस्तिष्क में यह भी इसी समय में डिसाइड करना है पैरा वाइज लिखना है या ग्राफ वाइज किस तरह से लिखना है। मतलब सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है वहीं से समय आपका स्टार्ट
हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न नहीं लिखना है, अब प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 प्रश्न लिखने। मतलब अब अपने आप पे दबाव बढ़ाना है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना रहेगा, तो अभी पे अपने आप की दबाव झेलने की उस क्षमता को विकसित करना है और प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 6 प्रश्न समयबद्ध तरीके से लिखना है। और उसका फ्रेम क्या होगा, किस प्रकार से उसको डिवाइड करना है, ये सब कुछ उसी निर्धारित समय के अंदर करना है। साथ ही साथ अभी तक जो नकल मारते थे आप, जो आप रट्टा मारते थे, ये सब खत्म हो गया। अब आपको कहीं से नकल नहीं करनी है, कहीं से रट्टा नहीं मारना है, कोई पुस्तक नहीं उलटनी है। और जो भी प्रश्न होंगे वो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विगत वर्षों के प्रश्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा संभावित प्रश्न हो, और उन्हीं का अभ्यास करना है। ये तो थे 3 चरण। यदि इन 3 चरण पर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। अब बात आती है बीपीएससी के संदर्भ में। तो बीपीएससी के संदर्भ में जो चर्चा है, मैं कल उस पर बात करूंगा, क्योंकि कल से बीपीएससी के लिए मैं एक एक प्रश्न आपको हल कराऊंगा और किस प्रकार से आगे बढ़ना है हमें, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की जो चर्चा है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा है, उसके लिए भी हमें काम करना है, उसके लिए भी ये 3 चरण जरूरी हैं। इन 3 चरण को आप अक्षरशः पालन करिए, निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा में सफल रहेंगे। और विभिन्न राज्य विशेष के अपने अलग अलग पैटर्न हैं, अपने अलग अलग अप्रोच होती है, तो उस पर हम काम करेंगे अलग अलग राज्य विशेष के चैनल पे। लेकिन ये जो अभी आपका ये जो 3 चरण मैंने बताया, ये कॉमन है। आप कहीं भी किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, ये कॉमन तरीका है, ठीक है। तो यदि कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो आप कोई भी प्रश्न है आपके मन मस्तिष्क में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी जितनी जानकारी थी, जिसको मैंने फॉलो किया था, वो मैंने आपको बताया। और याद रखिएगा कि उत्तर लेखन के लिए सलाह उन्हीं लोगों से लीजिए जो कम से कम मुख्य परीक्षा में बैठे हों या कम से कम मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किए हों, ठीक है। ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए उत्तर लेखन को लेकर कि जो कभी प्रारंभिक परीक्षा भी ना क्वालिफाई किए हों, नहीं तो वो नुकसानदायक साबित होगा, ठीक है। हमेशा मुख्य परीक्षा के लेकर सलाह लेनी है तो ऐसे लोगों से लेनी है जिन्होंने मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की हो, भले ही वो राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की हो, लेकिन उन्हीं से सलाह लेना है, क्योंकि वही आपको बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं क्वालिफाई किया है, जो कभी मुख्य परीक्षा में बैठा ही नहीं है, वो आपको गाइड यदि करता है तो मिस गाइड ज़्यादा करेगा, गाइड कम करेगा, ठीक है। तो हमारी जो चर्चा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, निश्चित रूप से जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।